दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था पश्चिम अफ्रीका राज्य आर्थिक समुदाय यानी ECOWAS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसकी स्थापना लागोस संधि के माध्यम से की गई थी, और कथन 2 है, नाइजर इस संगठन का सदस्य नहीं है। जबकि कथन 3 है, इसका लक्ष्य एक सामान्य मुद्रा रखना है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपसे पूछा गया था। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 या फिर ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रिया और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। नाइजर के सैन्य शासन द्वारा देश के अपदस्थ राष्ट्रपति को बहाल करने की समय सीमा का उल्लंघन करने के बाद पश्चिम अफ्रीका राज्य आर्थिक समुदाय यानी ECOWAS के सदस्य देश अपने अगले कदमों पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम अफ्रीका राज्य आर्थिक समुदाय यानी ECOWAS पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र का क्षेत्रीय समूह है, जिसे 1975 में लागोस संधि के माध्यम से स्थापित किया गया था। इसलिए कथन 1 सही है। इसका मुख्यालय नाइजीरिया के अबूजा में है। इसके सदस्य देश बेनिन, बुर्किना फासो, केप वर्डे, कोट डी आइवर, गाम्बिया, घाना, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सियरा लियोन, सेनेगल और टोगो हैं। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस क्षेत्र में लगभग 400 मिलियन लोग रहते हैं। इसका लक्ष्य एक समान मुद्रा रखना और उद्योग, परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा, वित्तीय मुद्दों और सामाजिक एवं सांस्कृतिक मामलों में एक एकल बड़ा व्यापारिक ब्लॉक बनाना है। इसलिए कथन 3 सही है। आर्थिक सहयोग के लक्ष्यों से परे इस समूह ने क्षेत्र में सैन्य संघर्षों को दबाने का प्रयास किया है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित 3D ऑर्गेनाइड शब्द किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है मानव अंग के सदृश कृत्रिम कोश की रचना, पृथ्वी के इतिहास में आदिम एक कोशीय जीव, मनुष्यों के लिए छोटे यात्रिक अंग, या फिर 3D प्रिंटिंग के माध्यम से तैयार किए गए कृत्रिम उपकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कि मानव अंग के सदृश कृत्रिम कोश की संरचना। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम 2023 में संशोधन पेश किया है। इस संशोधन का उद्देश्य नई दवाओं के परीक्षण के लिए गैर पशु तकनीकों को नियोजित करके अनुसंधान में पशु उपयोग को प्रतिस्थापित करना है। इसके तहत नई दवाओं की सुरक्षा और प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए गैर पशु और मानव प्रासंगिक तरीकों को अपनाया जाएगा। इन तरीकों में 3D ऑर्गेनाइड, ऑर्गन ऑन चिप और उन्नत कंप्यूटेशनल तरीके जैसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। मिलीलीटर आकार की त्रिआयामी यानी 3D सेलुलर संरचनाएं जो शरीर के विशिष्ट अंगों की नकल करती है, उन्हें ऑर्गेनाइड्स या मिनी ऑर्गन्स कहा जाता है। इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मानव अंग के सदृश कृत्रिम कोश की संरचना। अगला प्रश्न है, बेलेम घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका उद्देश्य वनों की कटाई, मानवाधिकारों के उल्लंघन और सोने के खनन जैसी अवैध गतिविधियों से निपटना है। कथन 2 है, इसने अमेजन बेसिन में रहने वाले स्वदेशी लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की मांग की। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कि सभी 3 कथन सही है। हाल ही में अमेरिकन सहयोग संधि संगठन यानी ACTO के सदस्य जलवायु परिवर्तन से संबंधित निपटने के तरीकों पर सामूहिक रूप से रणनीति बनाने के उद्देश्य से ब्राजील के बेलम शहर में एकत्र हुए। सम्मेलन में बेलम घोषणा पर चर्चा हुई। बता दें कि बेलम घोषणा अमेजन सहयोग संधि संगठन की एक औपचारिक घोषणा है। इसे 1989 में बेलम में प्रथम अमेजन शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। 8 देशों द्वारा हस्ताक्षरित इस घोषणा में संरक्षणवादी व्यापार बाधाओं की निंदा की गई और औद्योगिक देशों से वित्तीय सहायता का आह्वान किया गया। इसमें वनों की कटाई, मानवाधिकार उल्लंघन और सोने की खनन जैसी अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन सहयोग पर जोर दिया गया। इसलिए कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य अमेजन क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना और अमेजन बेसिन में रहने वाले स्वदेशी लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करना था। इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही हुआ, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के किलाड़ी में पाया गया क्रिस्टल क्वार्ट्ज क्या है? आपके ऑप्शन है जेवर, सिक्का, मुहर या फिर वजन इकाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, वजन इकाई। हाल ही में किलाड़ी तमिलनाडु में खुदाई के 9वें चरण में क्रिस्टल क्वार्ट्ज से बनी एक वजन इकाई मिली। ये क्रिस्टल क्वार्ट्ज 175 सेंटीमीटर यानी लगभग 5.74 फीट की गहराई पर पाया गया। इसका व्यास 2 सेंटीमीटर यानी लगभग
0.79 इंच, ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर यानी लगभग 0.59 इंच और वजन 8 ग्राम है। गौरतलब है कि ये पुरावशेष टेराकोटा, हॉपस्कॉच, लोहे की कील, काले और लाल बर्तनों के साथ पाए गए, इसलिए विकल्प डी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, वजन इकाई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी डीसीआई की जगह लेगा और डेंटिस्ट बिल 1948 को निरस्त कर देगा। कथन 2 है, ये राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग की स्थापना करेगा। और कथन 3 है, यह अधिनियम अलग अलग स्वायत्त बोर्डों को सशक्त बनाएगा। उपयुक्त में से कितने कथन सही है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीनों कथन सही हैं। हाल ही में संसद ने राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 पारित कर दिया। बता दें कि राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम 2023 राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग एनडीसी की स्थापना करके का भूतपूर्व नियामक ढांचा पेश करेगा। ये मौजूदा डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी डीसीआई की जगह लेगा और दंत चिकित्सक विधेयक 1948 को निरस्त कर देगा, इसलिए कथन एक सही है। यह अधिनियम राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग की स्थापना करता है और राज्य दंत चिकित्सा परिषदों या संयुक्त दंत चिकित्सा परिषदों के गठन का आदेश देता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस संरचना का उद्देश्य इस प्राधिकरण का विकेंद्रीकरण करना और प्रभावी विनियमन को बढ़ाना है। यह अधिनियम 3 अलग अलग स्वायत्त बोर्डों को सशक्त बनाएगा, जिनमें शामिल है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल एजुकेशन बोर्ड, डेंटल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड यानी DARB और एथिक्स एंड डेंटल रजिस्ट्रेशन बोर्ड यानी EDRB, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार तीनों कथन सही है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके संदर्भ में राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान यानी NITIE चर्चा में रहा। आपके ऑप्शन है, ड्रोन अनुसंधान के लिए इसे पुरस्कार दिया गया, इसका नाम IIM मुंबई किया गया, नासा के साथ इसने अनुसंधान सहयोग कार्यक्रम चलाया या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इसका नाम IIM मुंबई किया गया। हाल ही में IIM संशोधन विधेयक 2023 को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई। इस मंजूरी के साथ ही राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान यानी NITIE का नाम बदलकर IIM मुंबई कर दिया गया, इसलिए विकल्प भी सही है। यह देश का 21वां और महाराष्ट्र का दूसरा IIM होगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र 2 IIM वाला पहला राज्य बन जाएगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इसका नाम IIM मुंबई किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में चर्चित केरलम शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपके ऑप्शन है, कर्नाटक में नारियल कटाई उत्सव, केरल में पारंपरिक नृत्य, केरल राज्य का प्रस्तावित नाम या फिर तमिलनाडु का हाथी महोत्सव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केरल राज्य का प्रस्तावित नाम। हाल ही में केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से संविधान और सभी कार्यालय रिकॉर्ड में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि मलयालम में हमारे राज्य का नाम केरलम है। आपको बता दें कि केरल का उल्लेख करने वाला सबसे पहला पुरालेख रिकॉर्ड सम्राट अशोक का 257 ईसा पूर्व का शिलालेख 2 है। इस शिलालेख में स्थानीय शासक को केरल पुत्र कहा गया है। गौरतलब है कि केरल 1 नवंबर 1956 को भारत का हिस्सा बन गया, जब इसके भाषाई आधार पर पुनर्गठित करके आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में गठित किया गया, इसलिए विकल्प सी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केरल राज्य का प्रस्तावित नाम। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति यानी MPC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका गठन RBI अधिनियम 1934 के तहत किया जाता है। और कथन 2 है, केंद्रीय वित्त मंत्री इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा है सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने FY24 के लिए तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। आपको बता दें कि उर्जित पटेल समिति ने सबसे पहले मौद्रिक नीति समिति के गठन का विचार प्रस्तावित किया, जो 27 जून 2016 को लागू हुआ। केंद्र सरकार द्वारा RBI अधिनियम 1934 के तहत धारा 45ZB के अनुसार मौद्रिक नीति समिति यानी MPC का गठन किया गया था, इसलिए कथन एक सही है। ये समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करती है। इसका पदेन अध्यक्ष RBI का गवर्नर होता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसे वर्ष में कम से कम 4 बार मिलना जरूरी है, जबकि इसकी बैठक के लिए 4 सदस्यों का कोरम होता है। इस प्रकार विकल्प ए सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष लॉन्च किया गया था। आपके ऑप्शन है 1982, 1983, 1984 या फिर 1992।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1992। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए एशियाई हाथियों की आबादी और जनसांख्यिकी अनुमान पर एक अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में हाथियों की संख्या 346 बढ़ गई है, जो 2017 में अनुमानित 6049 से बढ़कर अब 6395 हो गई है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। हाथियों के मामले में बांदीपुर टाइगर रिजर्व का घनत्व सबसे अधिक है, जबकि इसके बाद नागरहोल टाइगर रिजर्व का स्थान है। बता दें कि भारत में हाथियों के संरक्षण के उद्देश्य से प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था। इसे वर्ष 1992 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य हाथियों की रक्षा करना, उनके आवास एवं गलियारों में सुधार करना, मानव हाथी संघर्ष को कम करना और उनका कल्याण सुनिश्चित करना है। इसलिए विकल्प डी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1992। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। हाल ही में चर्चा में रहा निधि कार्यक्रम किस मंत्रालय की एक पहल है? आपके ऑप्शन है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए इस प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने निधि कार्यक्रम के माध्यम से भारत के नवाचार परिदृश्य में उपलब्धि पर प्रकाश डाला। आपको बता दें कि निधि का पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन है। ये स्टार्टअप्स के लिए 5 साल की अवधि में इंक्यूबेटरों और स्टार्टअप्स की संख्या को दोगुना करने की एक एंड टू एंड योजना है। इसे वर्ष 2016 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए विकल्प सी सही है। इसका उद्देश्य देश भर में विज्ञान एवं तकनीक आधारित उद्यमिता और स्टार्टअप आर्थिक तंत्र को बढ़ावा देना और स्काउटिंग तथा स्केलिंग नवाचारों के माध्यम से स्टार्टअप का पोषण करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। भारत में शेरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है एशियाई शेर भारत की मूल निवासी एकमात्र शेर प्रजाति है। कथन 2 है शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है। और कथन 3 है गुजरात राज्य में स्थित गिर वन राष्ट्रीय उद्यान भारत में एशियाई शेरों की आबादी का अंतिम शेष प्राकृतिक आवास है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।